नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये मॉक टेस्ट नंबर 25 है। इससे पहले 24 सेट और चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए तैयार किया जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं ये 25वें सेट की, तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या है 50। तो इस प्रकार अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर इस सेट को कवर करने के बाद जो हमारा प्रश्न बनेगा 1250 प्रश्न यहाँ पे कवर हो जाएंगे। 25 सेट जो है, प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न है, तो 1250 प्रश्न ये आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। प्रत्येक प्रश्न की प्रकृति आपको इसी तरह हूबहू देखने को मिलेगी 5 ऑप्शन के साथ। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आप घर बैठे रह के बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ आप इसका लाभ जरूर उठाएं और इसे एकदम से सभी वीडियो को देखें। आप चाहें तो इसका पेड ग्रुप के अंतर्गत जो इसका पीडीएफ आपको दिया जा रहा है आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो की अगर बात करें तो प्रत्येक प्रश्न जो है ये 1 मार्क्स के हैं और इसका पासिंग मार्क्स रखा गया 50। तो यहाँ पे अगर 35 से आपके कम प्रश्न सॉल्व होते हैं सही तो आपको यहाँ पे फेल माना जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपके कम से कम 35 प्रश्न सही हो, तो इससे आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए अच्छी तरह से और ऐसे काउंट करते रहिए और आप बताइए कि 50 में से कितने प्रश्नों को आपने सही हल किया है। जैसे आप कमेंट करेंगे कि 50 में आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया, ताकि मैं भी जान सकूं और आप भी जान सकें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय क्रांति का बापू यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप लोग में से कई लोग महात्मा गांधी यहाँ पे बोलेंगे इसका आंसर, लेकिन भारतीय क्रांति का बापू जो कहा जाता है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक से कई बार एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, उसे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जो प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक से, तो सबसे पहले जो बात है बाल गंगाधर तिलक का जन्म से, तो इसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है रत्नागिरी जिला, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। और इसका एक चर्चित नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बेसिकली यह नारा हिंदी में नहीं दिया गया था बल्कि यह मराठी में दिया गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो यह भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील तथा एक स्वतंत्रता सेनानी था। ये एक शिक्षक भी थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक पदाधिकारी जो होते थे भारत में, वो इन्हें भारतीय अशांति का पिता कह के बुलाते थे बाल गंगाधर तिलक को। और इसे लोकमान्य की उपाधि भी दिया गया था, इसे लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सूरत अधिवेशन की, जो 1907 में हुआ था। जब ये कांग्रेस को ज्वाइन किए थे तो इन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था वहाँ पर कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल में। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल में थे। और आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल में जो बाल शब्द है ये बाल गंगाधर तिलक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लाल से तात्पर्य होता है लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसके बाद अगर बात करें और 1908 की, यानी कि 1 साल बाद की अगर बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के साथ मिलकर बम हमले को समर्थन दिया था, यानी कि बम हमला करवाया था, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को बर्मा, यानी कि अभी जो वर्तमान में इसके बर्मा का नाम है म्यांमार, तो म्यांमार में स्थित मांडले जेल में से बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। और उसके 8 साल बाद 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट और अली जिन्ना के साथ मिलकर भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, आप इसे नोट कर लें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो वायुमंडल में है सबसे कम है इसकी मात्रा। दोस्तों यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है और इसकी अगर बात करें तो यह पृथ्वी पर जीने के लिए काफ़ी आवश्यक है। और प्रकृति में यह जो धरती पे पाया जाता है ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये जीने के लिए काफ़ी आवश्यक गैस है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना जो भरण पोषण है वो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर जीवन के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। होली लैंड शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो फिलिस्तीन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फिलिस्तीन। दोस्तों होली लैंड यानी कि पवित्र भूमि, यह जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक क्षेत्र है जिसमें कि जॉर्डन का पूर्वी तट भी शामिल है। यह इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र के साथ ये साझा करता है अपनी सीमा को।
तो बेसिकली यह जो अगर बात करें तो होली लैंड शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो फ़िलिस्तीन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए, ये फ़िलिस्तीन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ें चौथे नंबर पे। चौथा नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नदी के किनारे की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इस्तांबुल एक ऐसा शहर है, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर ये नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आपसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात आई है बगदाद, तो इराक की राजधानी है बगदाद। और यहाँ पे देखते हैं पेरिस, तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर है कौन सी नदी किनारे नहीं बसा है, कौन सा नगर, तो इस्तांबुल। तो इस्तांबुल के बारे में जान लीजिए, जो इस्तांबुल है वो तुर्की का शहर है, यह देश का सबसे बड़ा शहर है तथा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है देश का। तो इतिहास में शहर जो ये इस्तांबुल है, इसका नाम भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर कई बार बदला है, लेकिन वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, इसका नाम जो वर्तमान में है ये इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इसे 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, और इसकी जो हर पहाड़ी है, हर पहाड़ी पर जो पहाड़ी की चोटी होती है उस पर एक मस्जिद स्थापित है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मस्जिद स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान निम्न में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो आपको यहाँ पे यही ऑप्शन को ध्यान में रखना है, इसमें से आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे जो कम तापमान है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा बरखोयांस्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये रूस का एक शहर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक रूस का शहर है। यह शहर का जो तापमान है वो -67 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है, -67 डिग्री सेल्सियस तक। और इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो 2010 में इसका जनगणना हुआ था, इसकी जनसंख्या मात्र 1400 बताया गया था, 1400। यहाँ पर जीवन इतना मुश्किल है कि यहाँ पर रहना एकदम से बहुत ज़्यादा कठिन है। दोस्तों यहाँ पर बरखोयांस्क में जो भेड़ियों की तादाद है वो काफ़ी सालों से काफ़ी लंबे मतलब की संख्या में है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बरखोयांस्क। और इसके बाद हमारा छठा नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार? तो नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। आप सभी को पता होगा नगरीय जनसंख्या जो थी 2011 के जनगणना के अनुसार गोवा का सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा छठा का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसे नोट कर लीजिए, इसका आंसर होगा गोवा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से देखिए यहाँ पे गोवा की बात आई है, तो गोवा के बारे में जान लीजिए। गोवा के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवा जो था अंग्रेज़ों का जो था वो एक तरफ से, सॉरी अंग्रेज़ों का नहीं, पुर्तगालियों का एक तरफ से राजधानी के रूप में था, जो औपनिवेशिक व्यापारी थी, कंपनी थी जो पुर्तगाली। तो उसके बारे में आप जान लेते हैं गोवा के बारे में। दोस्तों गोवा का जो क्षेत्र है, जो भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो ये चौथा सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं अगर बात करूं तो ये भारत का सबसे छोटा है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो चौथा सबसे छोटा राज्य है। यह पूरी दुनिया में गोवा अपनी सुंदर जो समुद्र किनारा है इसका, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों ने लगभग गोवा पर 450 साल यानी कि 450 साल तक यहाँ पर शासन किया था, और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था। यानी कि भारत जो आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से वो 1961 में हुआ था, 19 दिसंबर 1961 को। तो अब इसे ध्यान रखिएगा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हम आगे बढ़ेंगे और 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से संसार का कौन सा सबसे बड़ा नगर है? आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और उसके बाद निर्णय कीजिए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से संसार का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। आप सभी को पता होगा टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि ये जापान का राजधानी टोक्यो ये सबसे बड़ा नगर है। बेसिकली इसके पीछे का जो रीजन है, इसकी बड़ी जनसंख्या और शहरी इलाके के आधार पर इसे संसार का सबसे बड़ा नगर माना गया है। तो 7वां का जो सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर हम देखेंगे तो टोक्यो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से संसार में सबसे अधिक टीन किस देश में निकाला जाता है? तो टीन की अगर बात करेगा तो इसका आंसर हमारा होगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर को 2 भागों में विभाजित करती है और इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखिएगा, सबसे टीन का ज़्यादा उत्पादन मलेशिया में होता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी?
ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसकी योजना बनाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी जो था वो एक बिहारी शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था शेरशाह सूरी, और इसका मकबरा है सासाराम में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक शब्द आया है, ग्रैंड ट्रंक रोड ये क्या है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड की, यह दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीपों को पूर्वी एवं पश्चिमी भागों से जोड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। और यह मार्ग जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जो मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल चल रहा था उस दौरान अस्तित्व में आया था। और इसके आधुनिक शहर का जो मतलब आधुनिकीकरण किया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। इस पर ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा, योजना इसकी बनाई थी शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर इनसे रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक तरफ से डिटेल में बोल रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे नोट कीजिए। तो एलिफेंटा की गुफाएं सबसे पहले तो ध्यान रखिए ये महाराष्ट्र में है, और इसका जो अन्य नाम है वो है धारापुरी। एलिफेंटा का जो नाम है, अन्य नाम, वो धारापुरी है। दोस्तों यह 3 शीर्ष वाले महेश मूर्ति की भव्य छवि के लिए जाना जाता है। और इसकी जो गेटवे ऑफ इंडिया से दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से लगभग कम की ही दूरी पर ये स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और ये एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसकी अगर बात करें तो इसकी खोज की तो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा 8वीं शताब्दी के आसपास इसे खोजा गया था। और इस एलिफेंटा के गुफा समूह में 7 गुफाएं हैं और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस जो गुफा समूह है, इसमें जो 7 गुफाएं हैं, इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुफा है वो है महेश मूर्ति गुफा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, महेश मूर्ति गुफा। इस प्रश्न से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में, जो हम लोगों का 66वें बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप भी 66वें बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं और परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इसी तरह के पीडीएफ चाहते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर पेड लिखकर मैसेज करें। ये नंबर पे आपको पेड लिखकर मैसेज करना है। केवल 49 रुपये 49 रुपये पे करके आप हमारे इस 66वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। अगर कोई प्रकार की कोई परेशानी है तो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पेड लिखकर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अगर अंतिम मुगल शासक की बात करें तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा वो बहादुर शाह जफ़र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहादुर शाह जफ़र जो भारत का अंतिम मुगल शासक था। दोस्तों इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जिसके बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को बर्मा भेज दिया था, और बर्मा का अभी वर्तमान में नाम है म्यांमार, वहीं पे भेज दिया था। और इसकी मृत्यु जो थी बहादुर शाह जफ़र की म्यांमार में ही हो गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था म्यांमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है केवल। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये पुरस्कार जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। देखिए इसके अंतर्गत कांस्य की जो द्रोणाचार्य की कांस्य की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके लिए जो औपचारिक पोशाक होते हैं वो दिया जाता है, साथ में 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो भी खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं अपने खिलाड़ियों के पीछे, तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के आधार पर तुलसीदास ने क्या लिखा था। तो तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 13 का रामचरितमानस के रचयिता हैं एकदम से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे। आप सभी को पता है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बिहार के रहने वाले थे बेसिकली। तो ऑप्शन में बिहार हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था, जीरादेई ग्राम में। तो
ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात आई है राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछी जाए, तो एक बार उसे देख लेना बनता है। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान निर्माण में भी इसका काफ़ी अहम रोल था, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान इसमें दिया था। और पहले राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त इन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति होने से पहले जो प्रथम जो मंत्रिमंडल था उसमें इन्होंने कृषि एवं खाद्य मंत्री के तौर पर कार्य किया था, और इसे राजेंद्र बाबू या फिर देश रत्न भी कहा जाता था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, राजेंद्र बाबू या देश रत्न के भी नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। तो आपको इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, आप इसे नोट करते जाएँ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? बेसिकली यहाँ पे बनी होना चाहिए, यहाँ पे बने लिखा गया है। तो भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी थी? तो 15 का अगर सही आंसर की बात करें तो होगा राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम राजकुमारी अमृता कौर आहलूवालिया था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और ये 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रही थी। और ये महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे, एक प्रकार से कह सकते हैं ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। और इसका जो जन्म हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसकी जो शिक्षा हुई थी, इन्होंने एमए जो कंप्लीट किया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, राजकुमारी अमृता कौर आहलूवालिया ने। ये प्रथम मंत्री थी, भारत की प्रथम नारी जो थी वो, मतलब कि नारी जो प्रथम पहली ऐसी महिला थी जो मंत्री बनी थी, ये ऐसे कह सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में अस्पष्ट सिराएं और धमनियाँ नहीं होती हैं? किस में अस्पष्ट सिराएं और धमनियाँ नहीं होती है? तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्पंज। अस्पंज में स्पष्ट रूप से सिराएं और धमनियाँ नहीं होती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील की अगर बात करें तो यहाँ पे 17 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कैल्सीफेरॉल। अब यहाँ पे बात आती है कि कैल्सीफेरॉल आखिर क्या है? तो हमने तो जाना कि वसा में जो घुलनशील है, इन सब में हमारा आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल आखिर है क्या? तो जान लीजिए आज कि कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। जितने भी विटामिन होते हैं जैसे कि ए, B1, B2, B7 जितना भी है, C, D, E, तो सभी का जो एक तरफ से रासायनिक नाम होता है आप उसे याद रखिए। तो यहाँ पे जो कैल्सीफेरॉल है ये इसका जो विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन B1 का थायमिन, और B2 का रेबोफ्लोविन, और फिर B7 का है बायोटिन, B9 का है फॉलिक एसिड, B12 का है साइनोकोबाल्मिन, और C का है एस्कॉर्बिक, D का है कैल्सीफेरॉल, और उसके बाद E का है टेकोफेरॉल। तो ये सारे चीज़ें जो है रासायनिक नाम जो हैं विटामिन का, एक बार आपसे ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार BPSC एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये काफ़ी इजी लेवल का प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सोडियम। सोडियम जो है ये पौधे के लिए यहाँ पे आवश्यक नहीं है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है को क्या कहते हैं? तो जिसमें जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, परिस्थितिकी इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, एक मनुष्य की आँख निम्न में से छोटी वस्तु को नहीं देख सकता है? कितना माइक्रोन से छोटी वस्तु को नहीं देख सकता है? तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 20वां का सही आंसर वो होगा हमारा 100 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक मनुष्य की आंख निम्न में से छोटी वस्तु को नहीं देख सकता है। तो 100 माइक्रोन से अगर छोटा रहेगा तो नहीं देख पाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, नम वायु के संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला हो जाता है क्योंकि यह, तो किस कारण से नम वायु के संपर्क में आने से सफ़ेद कॉपर सल्फेट होता है, सफ़ेद कॉपर सल्फेट वो नीला हो जाता है? तो इसका जो वजह है ये जलयोजित हो जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलयोजित हो जाने के कारण ये नीला दिखाई पड़ता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि जलयोजित हो जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 22वां नंबर प्रश्न है, बिना बूझा चूना है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिना बूझा चूना किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को जो बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और यह एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम भी कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। और दोस्तों इसके रंग की अगर बात करें तो यह इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है, और यह क्षारीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोहा का निस्तारण किया जाता है। आप सभी को पता है, मैंने ये प्रश्न कई बार बताया है, लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो लोहा का जो एस का है वो है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बॉक्साइट नहीं बल्कि हेमेटाइट। लोहा जो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न, सीसा पेंसिल में होता है। सीसा पेंसिल में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सीसा पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद गोबर गैस में होती है। गोबर गैस में क्या होती है? तो ऑप्शन को देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मेथेन। जो मुख्य रूप से गोबर गैस में होती है वो मेथेन होती है। और मेथेन की अगर बात करें तो इसमें गोबर गैस में मेथेन की जो मात्रा होती है वो 50 से लेके 75% तक हो सकता है। जो मुख्यतः इसकी गैस होती है वो मेथेन गैस ही होती है। और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 20 से लेकर 25% तक होता है। इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ मेथेन होता है। इसके अलावा मेथेन के अलावा जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इसकी अगर बात करें तो ये बिना धुआं उत्पन्न किए हुए जलती है। यह सबसे इसकी खास बात अगर बात करें, इसकी सबसे खास बात की तो यह लकड़ी, चारकोल तथा कोयले आदि से जलने पर जो अपशिष्ट बचता है वो ये बिल्कुल इसमें नहीं बचता है। तो ये भी इसका सबसे एकदम से अच्छा चीज़ है कि इसमें एकदम से अपशिष्ट नहीं बचता है। चलिए अगला प्रश्न है सूखी बर्फ़ क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है, अब इसे नोट कर लीजिए। लगभग बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ठोस बर्फ़ जो है वो सूखी बर्फ़ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ कहा जाता है, यानी कि ड्राई आइस। अगला प्रश्न है कपूर को गर्म करने पर क्या होगा? तो ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न शायद एक सेट में पहले भी आ चुका है, तो ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? तो 28 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, जो भी बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी बेसिकली यह था, जो रेडियम का खोज हुआ था तो इसकी खोज जो किया गया था वैज्ञानिक मैरी क्यूरी और उसके पति पियर के द्वारा किया गया था। जब इन्होंने खनिज से यूरेनियम को अलग किया था तो बचा हुआ जो हिस्सा था खनिज का, उसमें भी अभी भी जब मतलब कि जब यूरेनियम को जब खनिज से निकाला गया तो उसके बावजूद भी उसमें कुछ रेडियोधर्मी तत्व बाकी रह गया था। तो इसका जब परीक्षण किया गया तो फिर उसके बाद में इसे रेडियम का नाम दिया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैरी क्यूरी। और उसके बाद अगला प्रश्न है अनिश्चितता का नियम दिया गया था। अनिश्चितता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का नियम दिया गया था। और उसके बाद अगला प्रश्न है शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में होगा। तो शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का जो वेग नम हवा की तुलना में होगा। यहाँ पे हमारा 30वां का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में कम होगा। अब बात आई है ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि तरंग के बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बेसिक से पॉइंट है, आपसे ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य, इसे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग के भी नाम से जाना जाता है ध्वनि तरंग को। बेसिकली ध्वनि तरंग जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। जो पहला है अवस्रव तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स, और दूसरा है स्रव तरंग ऑडिबल वेव, और तीसरा है परास्रव तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये तीनों में डिफरेंस यह है कि जो अवस्रव तरंग है यानी कि इंफ्रासोनिक वेव जो है ये 20 हर्ट्ज से कम होता है और इसका मनुष्य का कान जो है इसे नहीं सुन पाता है। और दूसरा जो आता है स्रव तरंग यानी कि ऑडिबल वेव, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, मानव कान इसे एकदम से आसानी से सुन सकता है। और तीसरा आता है परास्रव तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो तरंग होता है इसे मानव कान नहीं सुन सकता है, बल्कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसका आवाज़ को सुन सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्वनि तरंग से संबंधित इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को मिली। आई होप कि आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात है। तो ये दोनों का अनुपात बेसिकली 1 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1। चलिए अगला प्रश्न है तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा?
तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? तो द्रव का जो स्पर्श कोण है तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये घटने लगता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कृषि की प्रत्यास्था सबसे अधिक है? प्रत्यास्थता सबसे अधिक है, निम्न में से स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्टील। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, अफ्रीकन गांधी किसको कहते हैं? तो अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेल्सन मंडेला जो थे ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति थे, और रंग भेद के विरोध के कारण इसे 27 साल तक जेल में रहना पड़ा था। ये जेल जो था रॉबिन द्वीप पर स्थित था, रॉबिन द्वीप पर इसे 27 साल तक कोयला खनन का काम करना पड़ा था। और इस अफ्रीकन गांधी जो कि नेल्सन मंडेला कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसके जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया था। तो आपको इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो बेसिकली कौटिल्य की अगर बात करें तो कौटिल्य जो था प्रधानमंत्री वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन्होंने मिलकर मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और यहाँ पे एक शिक्षण का कार्य करते थे। और ये जो कौटिल्य की सहायता से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों मिलकर जब सत्ता को स्थापित किया था मगध पर, तो इन्होंने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसे पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ 36 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो नागार्जुन जो किसके दरबार में थे, 36 का जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कनिष्क। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे और कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अफलातून किसका शिष्य था? तो अफलातून की अगर बात करें तो ये शिष्य था सुकरात का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अफलातून सुकरात का शिष्य था। और अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका बेटा था? तो औरंगजेब था शाहजहां का बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और भारत का देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे औरंगजेब के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो औरंगजेब जो था वो भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। आप ध्यान रखिएगा, ये छठा मुगल शासक था भारत पर राज करने वाला। और अकबर के बाद ये सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने मुगल पर शासन किया था, यानी कि भारत पर शासन किया था। इसके शासनकाल में मुगल में जो उसके दरबारी थे उसमें जो मतलब शामिल थे दरबारियों में, जो ज़्यादातर हिंदू ही शामिल थे। और गैर मुसलमान पर इन्होंने शरीयत लागू करने वाला पहला मुसलमान का श्रेय दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं आप गैर मुसलमानों पर इन्होंने जो शरीयत लागू किया था और इस प्रकार ये लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित ये भी है, इन्होंने सिखों के गुरु जो तेग बहादुर जो थे उसको मृत्युदंड दिया था। इन्होंने दारा सिखों के साथ मिलकर एक बगावत छेड़ दिया था और बगावत के जुर्म में ही इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, जो कि एक सिख गुरु थे। औरंगजेब के द्वारा इसे मृत्युदंड दिया गया था दारा सिखों के साथ मिलकर। और इसके बाद अगला प्रश्न है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो 39 नंबर का जो सही आंसर हुआ, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, रामतनु पांडे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि नागालैंड राज्य किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। मैं ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर कीजिए। देखिए हालांकि मैं बहुत प्रयास किया हूँ, इसका आंसर एक जगह मुझे देखने को मिला 1962, कई जगह मुझे देखने को मिला 1963। मैं एकदम से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ इसका आंसर क्या लिखूँ। तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नागालैंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से आप सभी प्रश्न जो हैं ये आपके करंट अफेयर्स के होंगे। आप इसे 10 प्रश्नों में देखते हैं कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो अगला प्रश्न है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ट्विटर के द्वारा अभी हाल ही में गूगल के किस पूर्व वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका नाम है पैट्रिक पिचेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पैट्रिक पिचेट इसका करेक्ट आंसर है।
और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दिया है? तो भारत और भूटान के बीच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दिया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? किसी भी जो दिवस होते हैं उसका जो थीम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हालांकि ये तो और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव विविधता। पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है जैव विविधता, इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में यूजर्स की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपये का मुकदमा किया गया है? तो गूगल पर अभी 5 अरब डॉलर का मुकदमा किया गया है। इसका जुर्म ये है, इसे जुर्म लगाया गया है कि इन्होंने अमेरिका के यूजर की जो सूचनाएं हैं उसको एकत्र किया है, तो इस पर भी 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया है अभी हाल ही में। चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार दिया है? तो 45 नंबर का जो सही आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी मैंने बताया विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो था जैव विविधता, तो यहाँ पर प्रश्न है कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को अपना मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, हाल ही में बॉलीवुड के किसी प्रसिद्ध निर्माता एवं निदेशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका नाम है बासु चटर्जी। ध्यानपूर्वक आंसर कीजिएगा, ये निर्माता निर्देशक जिसकी 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ, इसका नाम है बासु चटर्जी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अभी नया अध्यक्ष हाल ही में उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदय कोटक। और इसके बाद अंतिम यहाँ पे एक और प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है? इसका नाम है असम। असम राज्य को भी आवंटित किया गया है 1407 करोड़ रुपये। और उसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन की गति देने के उद्देश्य से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितनी नई परियोजनाएं शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपये की लागत से 3 नई परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 नई परियोजना। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत इस क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा, इसे दूसरे देश पर आश्रित होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो यहाँ पे 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इसके अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत PDF प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको एकदम से दिया जाएगा और आपकी इससे अच्छी तैयारी होगी और एकदम से आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से अंक अर्जित कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ जो हमारा 26वां सेट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।